नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। जिले खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य है। पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर की सिविल रेटिंग नहीं होने की वजह से बैंक कर्ज नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने वित्त मंत्री से सिविल रेटिंग खत्म करने की मांग की है। निर्मला सीतारमण ने इस पर सहमति दी है। उन्होंने बताया कि गांव में ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है। इसमें 10,000 रुपये ब्याज रहित देते हैं। इस योजना में राज्य की मदद करने का आश्वासन वित्त मंत्री ने दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वित्त मंत्री से उस संबंध में बात हुई है जिसमें ये प्रावधान है कि आत्मनिर्भर भारत योजना में राज्य सुधार करेंगे तो अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। इसमें 4 पैमाने जो है वो तय किए गए हैं और सुधारने पर राज्य सरकार जीडीपी का 3% तक अतिरिक्त पैसा ले सकता है। मध्य प्रदेश ने 3 पैमाने पर सुधार किया है। हर सुधार पर 0.075 अतिरिक्त पैसा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि आधारभूत ढांचे की बड़ी योजनाएं 31 मार्च 2021 तक पूरी होनी है। इनके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 1,600 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसमें से 660 करोड़ रुपए केंद्र ने मंजूर किए थे। उनमें से 330 करोड़ मिल चुके हैं। बचे हुए 330 करोड़ देने की मांग की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि बचे हुए 1,000 करोड़ में से भी 660 करोड़ भी स्वीकृत हुए हैं। सिविल रेटिंग मांगते हैं तो गरीब के पास वो रेटिंग होती नहीं, लोन कितना वापस कर सकेगा स्ट्रीट वेंडर वगैरह के लिए। तो मैंने निवेदन किया है कि वो सिविल रेटिंग स्ट्रीट वेंडर के लिए नहीं होनी चाहिए। मैडम ने उसके लिए सहमति व्यक्त की है। वो बैंकों से बात करेगी। और कोरोना ने केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकारों की भी आर्थिक कमर तोड़ी। मध्य प्रदेश हर साल 10 से 12% वृद्धि करता था, लेकिन पिछले साल से 7,000 करोड़ रुपए इस बार हमको अभी कम मिले। और इसलिए हमने आग्रह किया कि जिन राज्यों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है उनको 1% और अतिरिक्त बोरो करने की अनुमति मिल जाए। 660 करोड़ रुपए हमने मांगे थे, 1,600 करोड़ रुपया। मध्य प्रदेश को 660 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था। उसमें से 330 करोड़ हमको मिल गए थे। 330 करोड़ रुपया और अभी वो रिलीज कर रहे हैं। फिर हमने ये आग्रह किया कि हमने 1,600 करोड़ मांगे तो शेष राशि भी रिलीज की जाए। मुझे बताती हुई खुशी है कि मैडम ने 660 करोड़ रुपया और अतिरिक्त देने का मध्य प्रदेश को फैसला किया है। वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात की है। सीएम की नड्डा से ये शिष्टाचार भेंट रखी है और इस दौरान उन्होंने कई मसलों पर बातचीत की है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे और वहां पर उनसे मुलाकात हुई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अशरफ काबज़मी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, आखिर किस तरह के रहा सीएम का ये दौरा और मध्य प्रदेश के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण? देखिए दीपेश, काफी महत्वपूर्ण दौरा रहा है क्योंकि जो योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही थी स्ट्रीट वेंडर योजना और उसमें कर्जा नहीं मिलता था, उसको सिविल रेटिंग को मुख्यमंत्री की मांग पर यहाँ केंद्रीय वित्त मंत्री ने उसे मान लिया है और अब सिविल रेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रीट वेंडर्स को। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो मध्य प्रदेश सरकार स्ट्रीट वेंडर योजना चला रही है उसको लिए भी सरकार से आर्थिक मदद मांगी गई। तो रोजगार बढ़ाने के लिए ये एक सीएम का दौरा मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ ये जो इनका बकाया पैसे अलग अलग योजनाओं में मध्य प्रदेश के रुके थे, करीब 630 करोड़ रुपए उनको मिल रहे हैं। 330 करोड़ के स्वीकृत हो पहले मिल चुके हैं और 330 करोड़ रिलीज होंगे। इसके अलावा इन्हीं के अलग अलग योजनाओं में 660 करोड़ रुपए भी मांगे हैं। तो राज्य को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए केंद्र से जो पैसा मिल रहा है वो आएगा और अर्थव्यवस्था का पहिया राज्य में
तेज चलेगा। इससे रोजगार के भी काफी अवसर मिलेंगे और राज्य सरकार भी पैसा ज्यादा बिल्कुल मजबूत होती हुई कहीं ना कहीं नजर आएंगे। अशरफ, इसके साथ साथ जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है, किन बिंदुओं पर, किन मसले पर बातचीत हो पाई है? दीपेश, देखिए, जेपी नड्डा से मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। कई राजनीतिक मुद्दों पर उस पर चर्चा की गई है, जिसमें कि कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ जो यहाँ पे देश में आंदोलन चल रहा है उस पर हुई है। राज्य के जो नगर निकाय चुनाव है उस पर भी चर्चा की गई है। लेकिन यहाँ दीपेश एक चीज बताऊं, ये औपचारिक रूप से नहीं कहा गया। मुख्यमंत्री सिर्फ कह रहे हैं कि मैं शिष्टाचार भेंट करने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने शिष्टाचार भेंट के दौरान ही कई राजनीतिक मुद्दों पर भी कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत सीएम की हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कृषि कानून पर गतिरोध बरकरार रहा है। 9वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही है। किसान सरकार में वार्ता जो है वो बेनतीजा रही है। 19 जनवरी को अब एक बार फिर अगली बैठक होने जा रही है। अपने अपने रुख पर दोनों पक्ष अड़े हुए हैं और यही वजह है कि अभी तक इस आंदोलन का कोई खात्मा नहीं हो पा रहा है या अभी तक इस गतिरोध को खत्म नहीं किया जा पा रहा है। आपको बता दें कि किसानों की 4 महत्वपूर्ण मांगों में से 2 पर सहमति पहले ही बन चुकी है। अब 2 मांगें बची हुई थी। एक तो इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और दूसरा एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। अब इन 2 मांगों पर विचार विमर्श लगातार जारी है। बैठकों का दौर चल रहा है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई 9वें दौर की, लेकिन यह भी बेनतीजा रही। तो आज की बैठक भी बेनतीजा रही और अब अगली तारीख एक बार फिर तय हो चुकी है। 19 तारीख को अब एक बार फिर बैठक होगी और उसमें फिर देखना होगा कि क्या तय निकलकर सामने आए। और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। कानून जिसमें 2 नए हैं, एक संशोधित है, उनके बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के चौराहे में ट्रैक्टर रैली निकाली, जबकि भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा रोशनपुरा चौराहे पर धरने पर बैठे थे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। पुलिस ने पूर्व मंत्री शर्मा समेत कई कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है और जमकर विरोध जताया गया। इसको खत्म करना है, इसलिए ये काले कानून है, इसको खत्म करना है, इसलिए इनको जलाया गया है। और ये काले कानून वापस लेना पड़ेगा। ये काले कानून है, इसको खत्म करना है, इसलिए इनको जलाया गया है। और ये काले कानून वापस लेना पड़ेगा। सतना के मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर विंध्य प्रदेश के बहाने प्रेशर पॉलिटिक्स का कार्ड चल दिया है। नारायण त्रिपाठी जल्द ही अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। भोपाल में न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए नारायण त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल जी भी छोटे राज्यों के पक्षधर थे, लिहाजा विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का विभाजन होगा और विंध्य प्रदेश बनेगा। नारायण त्रिपाठी की माने तो विंध्य की अब तक उपेक्षा होती रही है। नारायण त्रिपाठी विंध्य के सभी 7 जिलों का दौरा करेंगे और उसके बाद भोपाल में आंदोलन करेंगे। वहीं उन्होंने भोपाल में बैठक भी की है।
हमारी जो मुहिम है बिंद प्रदेश हमें हमारा लौटा दो, इस मुहिम पर कोरोना काल के पहले भी हम इसमें बहुत काम कर चुके थे। बिंद में कई जगह मैं दौरा कर चुका था, लोगों से मिल चुका था। बिंद प्रदेश की बनाने की ज़रूरत है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी छोटे राज्यों के पक्षधर थे। ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, ये एक दिन में हम ज्ञापन देंगे और ये बिंद प्रदेश बन जाएगा। कमलनाथ की सरकार थी, मैं भारतीय जनता पार्टी से मिले था, तब भी मैं इन बातों को करता था कि मैयर को जिला बनाना है और बिंद प्रदेश बनाना है। मैं आज भी सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से भी इस संबंध में एक आध बार बात कर चुका हूँ। हम बिल्कुल चाहेंगे कि अटल जी का जो सपना था उस सपने को पूरा करने के लिए बिंद प्रदेश का निर्माण किया जाए। इस आंदोलन को मैं बिंद प्रदेश के एक एक जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो छात्र हैं, उनके हवाले इस आंदोलन को करूंगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अपने ड्रेसअप से लेकर अपने बयानों और अपने क्रियाकलापों से लगातार सुर्खियां बटोरने वाले त्रिपाठी जी एक बार फिर अब प्रेशर के जरिए विंध्य प्रदेश की मांग कर रखे हैं। क्या कोई खास वजह इस प्रेशर पॉलिटिक्स की? जी बिल्कुल दीपेश, लगातार उनके द्वारा ये मांग उठाई जा रही है। हालांकि हैरत की बात है कि विंध्य प्रदेश की मांग जो है वो की जा रही, लेकिन विंध्य से जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे वो राजेंद्र शुक्ला हो या फिर दूसरे बड़े नेता, वो शामिल नहीं हुए हैं इस बैठक में। तो कहीं ना कहीं जरूर त्रिपाठी जो हैं वो लगातार, क्योंकि दल बदलू नेता उन्हें कहा जाता है, पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में आए, तो उन पे भी तमाम तरीके के आरोप लगते आए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अब अपनी मांग को उठाया, उन्होंने अटल जी का जिक्र किया, साथ में उन्होंने कहा कि वो लगातार 7 जिलों के दौरे करेंगे, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो यदि विंध्य को प्रदेश बनाने की जो मांग यदि उठ रही है, क्योंकि बुंदेलखंड में भी इसी तरीके की मांग उठी थी, वहाँ पर भी एक अलग प्रदेश बनाने का मुद्दा जो है बीते चुनाव में काफ़ी चर्चा में रहा था, लेकिन अब विंध्य को लेकर फिर से एक बार मांग उठी। लेकिन विंध्य के जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं नदारत रहे, इस मुहिम से दूर वो नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे की राजनीति क्या हो सकती है, किस तरीके का दबाव डालने की कोशिश त्रिपाठी कर रहा है, ये जरूर समझ से परे। हालांकि यही देखने वाली बात होगी कि आखिर इस प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह क्या हो सकी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण है कि अब प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान की शुरुआत पूरे देश में हो गई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान का आगाज किया। देखिए खास रिपोर्ट। तो आज से शुरू हुआ राम की काज के लिए अभियान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज से धन संग्रह अभियान शुरू हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और बीएचपी ने पूरे देश में इस अभियान की शुरुआत की है। एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि दी। इस अभियान का देश भर के करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य है। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है। ऐसा लग रहा है जैसे मानव जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। और ये सौभाग्य है कि अब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जन सहयोग से प्रारंभ हो रहा है और उसमें गिलहरी की तरह अपना योगदान देने का भी हमें सौभाग्य मिला। एमपी में 6.5 करोड़ की आबादी तक पहुंचने के लिए 60,000 टोलियां मध्य भारत, मालवा और महाकौशल प्रांत में तैनात हैं। श्री राम मंदिर धन संग्रह अभियान के 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए की पर्चियां दान देने वाले लोगों को दी जाएंगी। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपने वेतन से 1,11,111 रुपए दिए। इसके अलावा भारत भक्ति अखाड़े के संस्थापक होने के नाते अखाड़े की तरफ से 11,11,111 रुपए सहायता राशि दी है। दिलचस्प ये है कि राम मंदिर निर्माण के लिए एमपी में कांग्रेस भी धन संग्रह के लिए निकल चुकी है। ये तो किया था राजीव गांधी ने, क्रेडिट तो सुप्रीम कोर्ट को जाती है, उसने आदेश दिया है वहाँ पर। और भूमि पूजन जब हुआ, कमलनाथ जी के घर भी पूजा पाठ हुई थी, हनुमान चालीसा हुई थी, कांग्रेस ने किया था। कुल मिला के चंदा न दें, इन अकाउंटों में पैसा जमा करें, ये है हमारा अभियान। क्रेडिट लेने की कोई सियासत नहीं है, सिर्फ चंदा जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँचे।
चंदाखोरी नहीं हो, कूपनबाजी नहीं हो, सीधा अकाउंट में पैसा जमा हो। बीएचपी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से जुड़े लोग देश भर के करीब 5,50,000 गांवों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस दौरान करीब 13 करोड़ परिवारों से धन संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। अब तक राम जन्मभूमि मंदिर पर भरपूर राजनीति हुई। अब राम के काज में आस्था के साथ अपने अपने अंशदान का सवाल है। भोपाल में जितेंद्र शर्मा और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ कल से कारगर लड़ाई शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में टीकाकरण अभियान का आगाज करेंगे। साथ ही कोविन ऐप जारी किया जाएगा जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन का रियल टाइम डेटाबेस रहने वाला है। टीकाकरण कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान पीएम मोदी के साथ 3,000 वैक्सीन सेंटर जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि एक सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन दी जानी है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई है और तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। देश का, और मैं ये कहूं कि अतिशयोक्ति नहीं हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कल 16 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुभारंभ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 150 स्थानों पर हम लोग वैक्सीनेशन शुभारंभ करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारियां मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने, चिकित्सा विभाग ने मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारियां की हैं। जो हमारी टास्क फोर्स कमेटी ACS हमारे विभाग के उनकी अध्यक्षता में बनी थी, उसकी पूरा जिलों में, ब्लॉकों में सब बातचीत हो चुकी है। वहीं भोपाल में कोरोना का पहला टीका हरिदेव यादव को लगने वाला है, जिसके लिए इन्होंने परिवार को मना लिया है। हरिदेव फिलहाल जेपी अस्पताल में सुरक्षा कर्मी है। इनका कहना है कि सबसे पहले टीका लगवाने की उन्हें बेहद खुशी है। उनका कहना है कि जब वे टीका लगवाकर पीएम से बात करेंगे तो खुशी और बढ़ जाएगी। खुशी है, मैं बहुत उत्साह से भरा हुआ मैडम, बहुत खुशी है मुझे। किस बात की खुशी है आपको? मुझे इस बात की खुशी है कि मैं सबसे पहला वैक्सीन जो कोरोना से जिसका डर खत्म होने वाला है वो मैं लगवा रहा हूँ। जी जी। तो परिवार के मन में कहीं थोड़ा सा डर था इस टीका लगवाने को लेकर, आपने अपने परिवार को कैसे समझाया? मैं जैसे ही यहाँ से घर पे गया कल 2 बजे तो मैंने पत्नी को बताया तो पत्नी थोड़ा घबराने लगी, लेकिन तब उसको सब समझाया तो वो मान गई कि हाँ ठीक है। बच्चे मान गए? हाँ, बच्चे भी मान। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मनोज, किस तरह की तैयारियां अब कल होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर? जी बिल्कुल दीपेश, जो तैयारियां थी वो पहले कर ली गई थी और किस तरीके से टीकाकरण होगा उसका ड्राई रन भी मध्य प्रदेश में हो चुका था। मध्य प्रदेश में 150 टीकाकरण के सेंटर बनाए गए क्योंकि अलग अलग फेज में ये टीकाकरण होगा। राजधानी भोपाल में भी करीब 30,000 हेल्थ वर्करों ने जो है इस समय अपना रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि सभी को जिन्हें टीका लगना है उनको पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इससे पहले उनको SMS के जरिए जानकारी दे दी गई है कि आपको किस सेंटर पे आके ये टीका लगाना है। तमाम जो व्यवस्था है उनका जायजा भी जो तमाम जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हैं या फिर मंत्री हैं उन्होंने लिया है। तो पूरी तैयारी मध्य प्रदेश में टीकाकरण को लेकर, क्योंकि 5 लाख हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्करों को ये टीका लगना है, अलग अलग फेज में लगना है और करीब जो डोज आए हैं उनको लेकर भी जो तैयारियां थी, चाहे कोल्ड चेन की बात करें या टीकाकरण सेंटर की बात करें, वहां पर अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। किसकी जिम्मेदारी क्या रहेगी ये उन्हें बता दिया गया है। साथ में जो ड्राई रन किया गया था उसमें पूरी तैयारी पहले से थी और अब जब कल से टीकाकरण शुरू होगा तो अधिकारी कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी को वहां पर निभाते हुए नजर आएंगे। और इंतजार अब इसी दिन का था और उसी सुबह का है जो आज रात के बाद कल होने वाली है और फिर इस देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।